हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीडीपी विद वानी। आई होप आप हेल्दी होंगे। आज आप सभी को मेरी तरफ से दशहरा की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं और सभी को हैप्पी दशहरा। इसी के साथ हम क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले हम अपने पिछले क्लास का जो हमने चीज़ों को डिस्कस किया उन चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हम अपने जो हमारे नए कंसेप्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं उनसे पुराने कंसेप्ट्स को रिलेट कर पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा? पिछली क्लास में हमने पढ़ा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को, यानी कि विकास के चरण, यानी कि डेवलपमेंट के कितनी स्टेजेस हैं, बच्चा किन किन स्टेजेस से होकर गुजरता है, डेवलपमेंट जब उसके अंदर होती है, ठीक किस किस स्टेज पे वो कितना डेवलप होता है, उसके अंदर किस तरीके की चीज़ें डेवलप होती हैं, किस स्टेज पे वो किस चीज़, ऐसी कौन सी चीज़ें जो उसके अंदर डेवलप हो जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इसमें हमने पढ़ा कल की क्लास में। ठीक है, इसमें हमने 5 स्टेजेस को पढ़ा, जिसमें हमारा सबसे पहले जो हमारी स्टेज आ जाती है वो है प्रीनेटल पीरियड या प्रीनेटल स्टेज, जिसको कि हम कहते हैं, जो कि 9 मंथ 10 डेज का होता है और वीक्स और मंथ्स में हमने इसको पढ़ा। ठीक है, जो पीरियड होता है कंसेप्शन से लेके बर्थ तक का पीरियड होता है। फिर आता है अपने नेक्स्ट स्टेज पे, जो कि है इन्फेंसी। इन्फेंसी जो है हमारा, वो बर्थ से लेके 2 या 2.5 साल तक का जो पीरियड होता है उस स्टेज को कहते हैं हम इन्फेंसी स्टेज, जिसको कि हम टॉय स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, जो कि हमारा कब से 2 से लेके 6 वर्ष तक का होता है, जिसको कि हम प्री गैंग एज या प्री स्कूल एज हम इसको कहते हैं। इसमें बच्चे के अंदर ईगो सेंट्रिक थिंकिंग आ जाती है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो है हमारा लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड में क्या है? लेटर चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड है वो 6 से 12 वर्ष तक का होता है। क्यों? इसमें जो बच्चा है वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, उसकी स्कूलिंग शुरू हो जाती है। इसको हम स्कूल एज भी कह सकते हैं या ग्रुप एज भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, इसी को हम ट्रबलसम एज, क्वेरलसम एज, भाई बच्चे के अपने पेरेंट्स के साथ लड़ाई, फ्रेंड्स के साथ लड़ाई, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेके इसलिए इसको ट्रबलसम या क्वेरलसम एज भी यहाँ पे कहा जाता है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज हमारी है वो है एडोलसेंस स्टेज। ये जो स्टेज होती है ये 13 से 19 हम कह सकते हैं, 12 से 19 हम कह सकते हैं। और इसी को एरिक एरिक्सन के द्वारा क्या कहा गया है? आइडेंटिटी क्राइसिस भी इसको बोला गया है। ठीक है, और WHO के अकॉर्डिंग जो एडोलसेंस का एज पीरियड, टाइम पीरियड है, वो 10 से 19 के बीच में जो वर्ष का जो बच्चा होता है उसे WHO के अकॉर्डिंग एडोलसेंट माना गया है। तो ये तो था हमारी पिछली क्लास की बात। अब हम आ जाते हैं जो हमें आज अपनी क्लास में पढ़ना है। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है आज हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के सिद्धांत, यानी कि विकास किस किस तरीके से होता है, क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, किस रेट पे होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में। तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल आता है डेवलपमेंट का, वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मैं आपको स्टार्टिंग से ये बताती आ रही हूँ कि जो डेवलपमेंट है हमारा वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक जगह पर आकर नहीं रुकती, पूरे लाइफ लॉन्ग ये जो डेवलपमेंट है, विकास है हमारा, पूरा लाइफ लॉन्ग चलता है। ठीक है, कंसेप्शन से लेकर डेथ तक हमारा जो डेवलपमेंट है वो चलता है। हम सारी उम्र कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, ठीक है, हम जहाँ ट्रैवल करते हैं या अपने नेबर्स वगैरह के जाते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो वहाँ किसी न किसी तरीके से हम चीज़ों को सीखते ही रहते हैं। ये नहीं कि भाई हम एक जगह पे हमने आकर चीज़ें सीख ली बस, अब उसके बाद हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। जितने एक्सपीरियंसेस को हम फेस करेंगे, जितनी प्रॉब्लम्स को हम फेस करेंगे, उतना ही हमारा एक्सपीरियंस, हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। तो इसीलिए जो डेवलपमेंट है वो हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है, सतत प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंसेप्शन से लेके, यानी
यानी कि, और हम कह सकते हैं वूम्ब टू टूम्ब, वूम्ब टू टूम्ब, गर्भ से कब्र तक हमारा डेवलपमेंट चलता रहता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट इज ऑर्डरली, कॉन्टिन्यूस एंड यूनिवर्सल प्रोसेस। मैंने आपको बताया डेवलपमेंट एक ऑर्डरली, कॉन्टिन्यूस एंड यूनिवर्सल प्रोसेस है। ऑर्डरली है, ऑर्डरली कैसे है? ये जो हमारा ये है डेवलपमेंट है वो ऑर्डरली कैसे है? भाई देखो, जैसे जो बच्चा होता है सबसे पहले क्या, बच्चा बैठना सीखता है, फिर बच्चा क्रॉल करना सीखता है, बच्चा चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है। जैसे जैसे उसके मसल्स डेवलप होते हैं वैसे वैसे ही तो बच्चा दौड़ना शुरू करेगा ना। ये तो नहीं कि पहले बच्चा दौड़ना शुरू कर लेगा फिर बच्चा क्रॉल करेगा, नहीं। एक ऑर्डर है कि बच्चा पहले बैठेगा ही बैठेगा, तभी वो क्रॉल करेगा, फिर वो चलेगा और फिर वो दौड़ना शुरू करेगा। एक ऑर्डर है और इसी ऑर्डर में डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट आगे पीछे नहीं हो सकता, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैंने आपको बताया यूनिवर्सल प्रोसेस है। चाहे दुनिया में कहीं भी अगर कोई बेबी बॉर्न होता है तो वो एक ही प्रोसेस में, एक ही ऑर्डर में वो डेवलप करेगा। ठीक है, हाँ रेट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, कोई पहले डेवलप हो जाए, किसी की लैंग्वेज पहले डेवलप हो जाए, किसी की बाद में डेवलप हो जाए, कोई बच्चा पहले चलना शुरू कर देता है, कोई बाद में चलना शुरू करता है। हाँ रेट डेवलप डिफरेंट हो सकता है, बट जो एक पैटर्न है हमारा, एक यूनिवर्सल पैटर्न है कि बच्चा उसी तरीके से डेवलप होएगा। पहले बच्चा प्रीनेटल स्टेज में आएगा, फिर बच्चा इन्फेंसी में आएगा, फिर अर्ली चाइल्डहुड में, लेटर चाइल्डहुड में, तभी जाके बच्चा एडोलेसेंट बनता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बच्चा पहले लेटर चाइल्डहुड में और फिर अर्ली चाइल्डहुड में, नहीं। एक यूनिवर्सल पैटर्न है जिसमें कि बच्चा डेवलप करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट डज नॉट स्टॉप्स एट मैच्योरिटी एंड कंटिन्यू टिल दैट। डेवलपमेंट जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मैंने आपको बताया सतत चलता रहता है, जब तक हम मरते नहीं है तब तक चलता रहता है। ठीक है, और मैच्योरेशन यानी कि जब हमारी ग्रोथ रुक जाती है, उसी को कहते हैं ना कि हम जब प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है बच्चे की, तभी तो हम कहते हैं ना कि बच्चा मैच्योर हो गया। तो उसी मैच्योरेशन पे भी जो हमारी डेवलपमेंट है वो नहीं रुकती। डेवलपमेंट हमारी कंटिन्यू टिल डेथ तक चलती रहती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट कहीं एक जगह पर आकर नहीं रुकती, डेवलपमेंट हमारा चलता ही रहता है। विकास हमारा पूरे जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। ठीक है, डेवलपमेंट हैज डेफिनाइट पैटर्न। मैंने आपको बताया एक यूनिवर्सल पैटर्न है, एक डेफिनाइट पैटर्न है जिससे कि डेवलपमेंट होती है। और वही पैटर्न चाहे वर्ल्ड में कोई भी कोई बेबी होता है या कोई भी किसी तरीके का ह्यूमन बेबी होता है तो वो इसी तरीके से डेवलप करेगा, इसी तरीके से उसका विकास होगा। ठीक है, डेवलपमेंट में बी ग्रेजुअल, स्लो और देयर मे बी अ रैपिड, बट दीज चेंजेस टेक प्लेस कॉन्टिन्यूसली। मैंने आपको बताया ना, रेट कम या ज़्यादा हो सकता है, पेस बच्चे का कम या ज़्यादा हो सकता है, बट जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा, रुकता नहीं है। ठीक है, रेट स्लो हो सकता है, कोई जल्दी डेवलप कर जाए बच्चा, कि किसी ने चीज़ों को धीरे धीरे चीज़ों को पकड़ा है। ठीक है, किसी की मसल्स जल्दी डेवलप हो जाती हैं, किसी की धीरे धीरे होती हैं। तो क्या है, तो इसीलिए जो डेवलपमेंट है हमारा रेट डिफरेंट हो सकता है, बट जो चलती हमेशा कॉन्टिन्यूस है, सतत है, हमेशा चलती रहती है, धीरे धीरे चलती रहती है। ठीक है, ये तो था हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है उस पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। यानी कि जो डेवलपमेंट है ना हमारी, वो जनरल टू स्पेसिफिक होती है। यानी कि जनरल चीज़ें, जैसे पहले बच्चा चीज़ों को, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे बच्चा जब बॉर्न हो जाता है, ठीक है, फिर वो देखा होगा अपने चीज़ों को अपने पूरी बॉडी से होल्ड करता है, यानी कि पूरी जनरल चीज़ों से होल्ड करता है, अपने पूरे आर्म से चीज़ों को होल्ड करता है, पूरे पाम से चीज़ों को होल्ड करता है। और फिर जाके कहीं ना कहीं जब उसकी छोटी मसल्स यानी कि जो फाइन मसल्स हैं वो डेवलप होती हैं,
मसल्स में स्ट्रेंथनेस आती है, तब जाके वो अपनी स्पेसिफिक फिंगर से चीज़ों को पकड़ना शुरू करता है। ठीक है, धीरे धीरे पेंसिल पकड़ना शुरू करता है, क्रेयॉन्स पे स्क्रिबलिंग करना शुरू करता है। तो यही है कि इसको हम होल टू पार्ट भी कह सकते हैं, कि पहले पूरी चीज़ों से यानी कि अपनी पूरी बॉडी से वर्क करना और फिर जाके कहीं ना कहीं पार्ट छोटे छोटे चीज़ों पे, फिंगर्स पे आ जाना, टिप्स पे आ जाना। तो ये था हमारा जनरल टू स्पेसिफिक। आगे पढ़ते हैं। डेवलपमेंट अकर्स जनरल टू स्पेसिफिक, होल टू पार्ट एंड ग्रॉस टू फाइन। जो मैंने आपको बताया, पहले होल पूरी बॉडी से चीज़ों को पकड़ना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे आके पार्ट्स पे आता है, यानी कि अपनी फिंगर टिप्स पे आता है। ग्रॉस टू फाइन, इसमें भी वही, पहले लार्ज मसल्स का, बड़े पार्ट्स का यूज़ करेगा तो वहाँ पे क्या लार्ज मसल्स ही तो है हमारी, तो लार्ज मसल्स का यूज़ करता है और फिर जाके वो फाइन मसल्स यानी कि अपनी फिंगर टिप्स पे आता है। ठीक है। इन इन्फेंसहुड द चाइल्ड इज एबल टू होल्ड पिक ग्रास विद हिज होल हैंड और फिस्ट, जो कि मैंने आपको बताया, पहले अपने पूरे हाथ से, अपने पूरे आर्म्स का यूज कर कर वो चीज़ों को पकड़ता है। ठीक है, होल्ड करता है, पिक करता है, ग्रास करता है, और फिर धीरे लेटर द चाइल्ड डेवलप देयर फाइन मोटर स्किल्स यूजिंग क्रेयॉन्स, होल्ड पेंसिल्स। और फिर जाके जब धीरे धीरे उसकी फाइन मोटर्स या फाइन मसल्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं, छोटी मसल्स जब उसकी पूरी तरीके से उनका विकास हो जाता है, उनके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है, तब जाकर वो कहीं ना कहीं उनका अपने फिंगर टिप्स का यूज़ करता है, क्रेयॉन्स पकड़ने में, पेंसिल्स को होल्ड करने में, स्क्रिबलिंग करने में। जब पेपर बच्चा स्क्रिबलिंग करता है वो चीज़ बच्चा करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए जो हमारा डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक हम कह सकते हैं, होल टू पार्ट हम कह सकते हैं, और ग्रोस टू फाइन डेवलपमेंट बच्चे का यानी कि विकास बच्चे का होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी क्या है ये देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी हमें कहता है कि हम बच्चे का जो डेवलपमेंट है ना, उसके हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा जो होगा ना आगे जाके इस तरीके का हो सकता है। हम 100% हम एक्यूरेट ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ बच्चा इसी तरीके का होगा, बट हम कहीं ना कहीं एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, कि हाँ एक अनुमान लगा सकते हैं कि भाई बच्चा इस तरीके का हो सकता है। हम अनुमान कैसे लगाएंगे? जो भी बच्चा, जैसे हम आगे पढ़ते हैं फिर हम समझेंगे। When a child born as he she grow predict many characteristics regarding social, moral, emotional, physical aspects by analyzing the growth of the development of a child। बच्चे की ग्रोथ स्टार्टिंग ईयर्स में, इन्फेंसहुड में, हम कह सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की डेवलपमेंट को देखकर, ठीक है, हम ये बता सकते हैं, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पूरी तरीके से तो नहीं बट अनुमान लगाया जा सकता है कि जो बच्चा होगा वो इस तरीके का होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होगा, ठीक है, या उसके अंदर पावर ज़्यादा होगी, या इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो हम ये चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसकी वजह से, बच्चे के स्टार्टिंग ईयर्स के, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को देख के। देखा होगा आपने कि कई बार होता है बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे की हाइट थोड़ी निकल जाती है, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि हाँ भाई इसकी हाइट आगे जाके बहुत बढ़ेगी। तो वो क्या है, वो एक्यूरेट हम नहीं बता रहे कि भाई हाँ उसकी बढ़ेगी, बट हाँ कुछ चांसेस हैं, हम लोगों ने अनुमान लगाया है कि हाँ भाई बच्चे की इस एज में बच्चे की अगर ग्रोथ अच्छी हो रही है तो हो सकता है कि बच्चे की आगे जाकर भी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो, बच्चा अच्छी तरीके से, बच्चे की हाइट बढ़ेगी। तो यही था कि प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, हम बच्चे की आने वाली डेवलपमेंट या बच्चे के आने वाले फ्यूचर को बच्चे के प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 100% एक्यूरेट हम चीज़ों को नहीं बता सकते कि ये चीज़ होगी, बट हाँ कहीं ना कहीं उसकी जो स्टार्टिंग ईयर की ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखकर हम ये बता सकते हैं कि जो बच्चा है उसका फ्यूचर इस तरीके का हो सकता है, या फ्यूचर में उसका जो बिहेवियर है, उसकी पर्सनालिटी है वो इस तरीके का हो सकता है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल देखकर हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई बच्चा इस तरीके का हो सकता है। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे अपने, वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि
प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कि हर एक बच्चे की अपनी एक अलग डिफरेंस है, यानी कि हम कह सकते हैं हर एक बच्चा अपने आप में अलग है, अपने आप में उनकी अलग इंटरेस्ट, अलग आइडियाज़, अलग नीड्स है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो सारे बच्चे होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं, यूनिक होते हैं अपने आप में, उनके डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट थॉट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसीलिए उनके जो आइडियाज़, थॉट्स, नीड सब डिफरेंट है। इसीलिए कोई भी जो दो इंडिविजुअल है या कोई भी दो बच्चे हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते। आखिर वो जो दो ट्विंस भी है ना, अगर दो आइडेंटिकल ट्विंस भी अगर दो है ना, तो वो भी उनमें भी जो होगा वो डिफरेंस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो इमोशनल एस्पेक्ट में देखने को मिले, चाहे कॉग्निटिव एस्पेक्ट को में देखने को मिले। तो वो फिजिकल में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिजिकल में तो आइडेंटिकल ट्विंस को देखने में हम डिफरेंस कर ही नहीं सकते ना। तो बट अगर इमोशनली, सोशल, कॉग्निटिव लेवल पर हम डिफरेंस देखने को हमें मिल सकता है, किसमें? आइडेंटिकल ट्विंस में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो आइडेंटिकल ट्विंस है ना, वो भी सेम नहीं होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं के डिफरेंट एस्पेक्ट में वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट आइडियाज़ के थ्रू। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि हर एक बच्चा अपने आप में अलग है, कोई भी दो बच्चे सेम नहीं हो सकते। ठीक है, नो एवरी चाइल्ड इज यूनिक, नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक, एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, एक जैसे नहीं हो सकती। इवन टू चिल्ड्रन born in the same family also have individual difference in term of physical appearance, social, emotional maturity। यानी कि वो दो बच्चे जो कि सेम फैमिली में भी हुए हैं, उन दोनों को भी हम ये नहीं कह सकते कि वो दोनों सेम हैं, उनमें भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे वो किसके बेसिस पे हो, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे हो, चाहे वो हम बच्चा कितना सोशलाइज है उसके बेसिस पे हो, इमोशनल मैच्योरिटी के बेसिस पे हो, तो जो बच्चा है उसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी दो जो बच्चे हैं वो सेम नहीं हो सकते किसी भी तरीके से। अब आप अपनी फैमिली में देख लो, आपके ब्रदर सिस्टर हैं, आप हुए तो एक फैमिली में ही हो ना, बट क्या आप में डिफरेंसेस है ना, चाहे वो किसी बेसिस पे भी डिफरेंसेस हो, आपके सोचने के तरीके में डिफरेंसेस हो, आपके जो सिबलिंग है शायद उनका सोचने का तरीका कुछ और हो सकता है। ठीक है ना, आप इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो, बट आपके जो सिबलिंग्स है वो नहीं कर पाते, तो किसी ना किसी एस्पेक्ट में आप डिफरेंट तो हो ना उनसे। तो बस ये वही कह रहा है कि अगर आप सेम फैमिली में भी बॉर्न हुए हो या दो बच्चे, तो उनके में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एवरी चाइल्ड हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड इन्फ्लुएंस बाय इट। हर एक चाइल्ड का अपना डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है फैमिली में। ठीक है, और वही एक्सपीरियंस उसके बिहेवियर, उसके इमोशन, उसके कॉग्निटिव लेवल, उसके फिजिकल अपीयरेंस, सब चीज़ों को वो चीज़ें अफेक्ट, इन्फ्लुएंस करती ही करती हैं। इसीलिए जो दो बच्चे हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। क्यों? सबके अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, डिफरेंट चीज़ों को वो फेस करते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस को वो फेस करते हैं, तो इसलिए जो उनका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है वो उसी तरीके से हो जाती है। ठीक है, तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब हम अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, वो है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। अब इसमें हमें दो टर्म्स देखने को मिलती है, जो है हमारा सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब ये सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल है क्या, ये देख लेते हैं। ये हमारी दो डायरेक्शंस होती हैं जिसमें हमारा विकास आगे बढ़ता है। सबसे पहला आता है हमारा सेफेलोकॉर्डल, जिसमें कि जो हमारे विकास की गति है वो हेड टू टो जाती है, यानी कि सबसे पहले बच्चे का सर का विकास होना होता है, फिर बच्चे का जो गले का या बच्चे का जो चेस्ट वाला पोर्शन है उसका बच्चे का विकास होता है, और फिर जाके बच्चे के पैरों का विकास होता है। तो सेफेलोकॉर्डल कहता है कि जो बच्चे का विकास है वो सर से पैरों की तरफ होता है, यानी कि हेड टू टो की तरफ होता है, यानी कि हेड टू टो की तरफ बच्चे का विकास होता है। ठीक है, फिर हम इस जो हमारा सेफेलोकॉर्डल है हम कह सकते हैं हेड टू टो हमारा डायरेक्शन है, इसी को हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और फिर शो डेवलपमेंट ऑफ हेड रीजन
फर्स्ट एंड देन ट्रंक रीजन एंड देन लेग रीजन, जो कि मैंने आपको बताया पहले सर का विकास होगा, फिर बच्चे का ट्रंक यानी कि गले का और बच्चे का शरीर का ऊपर वाले शरीर का चेस्ट वगैरह का, बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड का, इस तरीके से बच्चे का विकास होगा और फिर जाके बच्चे का विकास पैरों की तरफ, यानी कि फिर बच्चे के जाके पैर डेवलप होंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट इसके पॉइंट पे, जो है That's why child first start sitting before crawling, crawling before standing। तभी हमने देखा होगा कि क्रॉलिंग से पहले बच्चा बैठना शुरू करता है और खड़े होने से पहले बच्चा क्रॉलिंग करना शुरू करता है। पहले बच्चा बैठना ही तो सीखेगा ना, तभी तो क्रॉल करना, पहले उसका ये वाला रीजन ही तो डेवलप हो रहा है ना, चेस्ट वाला स्पाइनल कॉर्ड वाला जो बच्चे का डेवलप हो रहा है, तभी तो बच्चा बैठ पाएगा। अभी उसका पैरों का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसके मसल स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इस पहले वो बैठना शुरू करता है और जैसे जैसे बच्चे के पैर हेड टू टो की तरफ जाना शुरू करता है बच्चे का विकास, तब जाके बच्चे के पैर डेवलप होते हैं, तब जाके बच्चा क्रॉल करना शुरू करता है। तो ये यही कह रहा है कि जो बच्चा सेफेलोकॉर्डल क्या कह रहा है कि जो बच्चे का जो विकास होता है वो सर से लेके पैर यानी कि हेड टू टो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है। और दूसरी टर्म है यहाँ पे हमें देखने को, जो दूसरी टर्म मिलती है वो है नियर टू फार, प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ। सबसे पहले बच्चे का हार्ट डेवलप होगा, बच्चे का जो दिल है वो डेवलप होगा, फिर जाके बच्चे का जो स्पाइनल कॉर्ड है पीछे का यानी कि बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, फिर जाके बच्चे के जो आर्म है वो डेवलप होंगे और फिर जाके बच्चे की जो फिंगर टिप्स है, छोटी मसल्स हैं, वो डेवलप होगी, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ बच्चे का विकास होगा। पहले बच्चे का बच्चे का दिल का विकास होगा, फिर बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डेवलप होगा, फिर जाके बच्चे के हाथ डेवलप होंगे और फिर जाके बच्चे की जो फिंगर्स हैं वो डेवलप होंगी। और इसी को हम लैटिट्यूडनल डायरेक्शन भी कहते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ प्रॉक्सिमो डिस्टल में डायरेक्शन, जो प्रॉक्सिमो डिस्टल का जो हमारा डायरेक्शन है उसमें बच्चे का विकास होता है। तो यहाँ पे हमने दो डायरेक्शन पढ़ी, सेफेलोकॉर्डल जो कि हेड टू टो हमें देखने को मिली और प्रॉक्सिमो डिस्टल जो कि नियर टू फार हमें देखने को मिली। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, जो है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन क्या है ये देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, जितने भी एस्पेक्ट हैं डेवलपमेंट के, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, कॉग्निटिव हो, ठीक है, सोशल हो, ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यानी कि जुड़े हुए हैं, इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अगर एक एस्पेक्ट में भी हमें कोई चेंज देखने को मिलता है तो उस चेंज का जो अफेक्ट है ना, वो पॉजिटिव अफेक्ट हो, नेगेटिव अफेक्ट हो, वो उस चेंज पे डिपेंड करता है कि क्या चेंज आया है बॉडी में। बट वो दूसरे एस्पेक्ट चाहे वो दूसरे एस्पेक्ट में आपको उसमें डिफरेंट देखने को या चेंज देखने को मिलेगा। अगर एक एस्पेक्ट में आपको चेंज देखने को मिलेगा तो उसका असर आपको बाकी एस्पेक्ट्स में भी देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। इफ एनी चेंजेस अपीयर इन वन एस्पेक्ट इट ब्रिंग्स चेंजेस इन अदर, अगर एक में भी आपको चेंज देखने को मिलता है तो वो दूसरे में भी आपको चेंजेस देखने को कहीं ना कहीं मिलेंगे। ठीक है, दो चेंजेस ये परमानेंट भी हो सकते हैं और टेम्परेरी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं इंटर रिलेशन का, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो किसी बच्चे को कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, डिसऑर्डर हम कह सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं हम। जैसे अगर उसमें कोई फिजिकल डिसऑर्डर है बच्चे को, तो देखो वो फिजिकली तो वो चेंज इसको अफेक्ट कर ही रहा है ना, तो अगर वो फिजिकली अफेक्ट कर रहा है ना तो वो कहीं ना कहीं बच्चे को हर एस्पेक्ट पे अफेक्ट कर रहा है। इमोशनली भी वो बच्चा ये सोच रहा है कि मुझे डिसऑर्डर क्यों है, किस लिए, किसकी वजह से, तो ये बच्चे का इमोशनली बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं ना। कॉग्निटिव बेसिस पे भी वो दूसरों से घुल मिल नहीं पा रहा है, ठीक है, अपने अंदर रहता है, इंट्रोवर्ट हो गया है, ठीक है, दूसरों से बात नहीं करता, ठीक है, सोशलाइज नहीं कर पाता लोगों से। तो क्या है, बच्चे के सिर्फ एक डिसऑर्डर यानी कि उसके फिजिकल एस्पेक्ट में एक चेंज आने से बच्चे के जो सारे एस्पेक्ट है, इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल, वो कहीं ना कहीं वो भी उनमें भी कोई ना कोई चेंज हमें देखने को
मिलता है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, जो है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इस टॉपिक पे हमने पूरी एक क्लास पूरा डिस्कस किया है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में, वो आप लोग जाकर ज़रूर देखिए। ठीक है, आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो डेवलपमेंट है वो जॉइंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, यानी कि गुणनफल है आनुवंशिकता एवं वातावरण का विकास जो है। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा कि हमें क्या कन्फ्यूजन देखने को मिलती है, इसमें हमने देखा वो हमने डिस्कस किया था हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के टॉपिक पे। नेचर वर्सेस नर्चर के बारे में हमने यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस किया था। ठीक है, नेचर वर्सेस नर्चर के बारे में हमने चीज़ों को डिस्कस किया था। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था कि हेरिडिटी में कौन से एग्जाम्पल हमने डाले, एनवायरनमेंट में हमने कौन से एग्जाम्पल डाले, डेवलपमेंट, ये कह रहा है डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेरिडिटी भी इक्वल रोल प्ले करती है, एनवायरनमेंट भी इक्वल रोल प्ले करती है। दोनों में से हम किसी चीज़ को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर किसी बच्चे के पास अच्छे हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसको एनवायरनमेंट ही नहीं प्रोवाइड कराया गया तो उसके उन हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक होने का कोई फ़ायदा नहीं। और किसी के अंदर अगर हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है और उसको आप कितना ही एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर लो तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट दोनों का ही अपना अपना रोल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। इन्होंने कहा इसमें कहा गया प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट में कि जो हमारा डेवलपमेंट है ना वो स्पाइरल है, स्पाइरल नहीं है, स्पाइरल है, लीनियर नहीं है। यानी कि किस तरीके से, इस तरीके से है हमारा डेवलपमेंट, ना कि इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से हमारा डेवलपमेंट है। कैसे? देखो, मैंने आपको स्टेजेस पढ़ाई डेवलपमेंट की, हम इन्फेंसी पढ़ी, हमने अर्ली चाइल्डहुड पढ़ी। सबसे बच्चा पहले प्रीनेटल में आता है, प्रीनेटल के बाद वो इन्फेंसी में आता है, इन्फेंसी में आने के बाद वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे स्टेबल होता है, डिफरेंट चीज़ों को सीखता है, डिफरेंट चीज़ों को गेन करता है। उस स्टेजेस के जो रोल है उनको कंप्लीट करता है, उनके ऊपर पूरी अपनी पकड़ करता है। मान लो ये आपका प्रीनेटल है, अब यहाँ से घूम के आया, ये आ गया आपका इन्फेंसी। बच्चा यहीं की यहीं थोड़ी टाइम घूमता है, चीज़ों को सीखता है। ठीक है ना, और उस जो वो स्टेज है उसके जो रोल है उन चीज़ों को पूरे तरीके से सीखने के बाद फिर बच्चा नेक्स्ट स्टेज यानी कि अर्ली चाइल्डहुड पे पहुंचता है, और फिर अर्ली चाइल्डहुड की चीज़ों को बच्चा सीखता है और फिर कहीं ना कहीं जाके ये लेटर चाइल्डहुड पे बच्चा पहुंचता है। तो इसीलिए जो डेवलपमेंट है ना हमारा वो क्या है, स्पाइरल है, ना कि लीनियर होता चला जाता नहीं है। हमारा जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हमारा स्पाइरल है। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है? द बुक हेरिडिटी जीनियस, The book Heredity Genius, written by the Francis Galton, support that effect of heredity and the growth of development। एक बुक है हेरिडिटी जीनियस जो कि फ्रांसिस गल्टन ने लिखी है, वो सपोर्ट करती है अफेक्ट ऑफ हेरिडिटी और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया कि जो हेरिडिटी जीनियस की बुक है, हेरिडिटी जीनियस एक बुक है जो कि फ्रांसिस गल्टन ने लिखी है। ठीक है, उन्होंने किस पे फोकस किया है इस बुक पे कि जो ये है हेरिडिटी, जो हेरिडिटी है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट पे, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में किस तरीके से रोल प्ले करती है, किस तरीके से अफेक्ट करती है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें इस बुक में फ्रांसिस गैल्टन ने लिखी हैं। ठीक है, फ्रांसिस गैल्टन इज नोन एज एन फादर ऑफ यूजेनिक्स, और इनको फादर ऑफ यूजेनिक्स यानी कि हेरिडिटी से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं इन चीज़ों पे इन्होंने वर्क किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा गया। ठीक है, इन्होंने कहा कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज मेनली डिपेंड ऑन हेरिडिटी। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बच्चे का हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। क्यों और कैसे? मान लो अगर पेरेंट्स का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो अच्छा है तो हो सकता है जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे को भी मिल जाए, और अगर बच्चे के पेरेंट्स अगर इलिटरेट हैं और अच्छा उनका इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है तो बच्चे को इतना हो सकता है, कुछ चांसेस है कि बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो अच्छा ना हो। ठीक है ना, क्योंकि देख अगर बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल तो अच्छा है बट उसको एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो उस इंटेलेक्चुअल लेवल का कोई फ़ायदा नहीं ना।
बच्चे के अंदर इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है तो एनवायरनमेंट देंगे तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं जो इंटेलेक्चुअल है बच्चे का वो किसके ऊपर बेस डिपेंड करता है, हेरिडिटी पे। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट था हमने जो डिस्कस किया। तो ये ओवरऑल हमारा टॉपिक था क्या, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के सिद्धांत। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, इसको अगर आप एक बार दो बार और देख लेंगे इंटू 2 या 1.5 स्पीड पे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।